Hello everyone. Today we will continue with chapter number 5 Democratic Resurgence. This is the sixth video lecture of this chapter. In this part we are going to discuss some newly added topic of this chapter like Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia and Deen Dayal Upadhyay. Okay. So why these topics were added in this chapter? Student, we have seen some of the previous chapter that Congress dominated in the first 3 जनरल इलेक्शन. 3 जनरल इलेक्शन तक हमने देखा कि कांग्रेस का कैसे डोमिनेशन रहा और धीरे धीरे जो पीपल थे वो बाहर आना शुरू हो गए थे अब ब्रिटिश राज से. नाउ दे स्टार्टेड समथिंग न्यू and these leaders presented a theory of political revolution. Okay, so they promoted non-congressism. तो that is why these topics were added. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, जिनको कहा जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंट महात्मा गांधी, क्योंकि जो इनका काम करने का तरीका था, इनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो बिल्कुल महात्मा गांधी से मैच करता था. दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट इंडिपेंडेंट महात्मा गांधी. फाइन. तो जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले जयप्रकाश नारायण इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज जेपी. ओके, मैंने चैप्टर पढ़ा, जब हमने पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि इनको शॉर्ट में जेपी के नाम से भी जाना जाता था. और द लोकनायक, लोकनायक का मतलब होता है कि लोगों का नेता, लीडर ऑफ द पीपल. ठीक है. तो जेपी वॉज एन एक्टिविस्ट, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एज वेल एज द पॉलिटिकल लीडर. ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुई थी उस टाइम पर ये कई बार जो थे वो जेल में गए थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये यूएस गए थे. वहाँ पर इन्होंने देखा कि रिवोल्यूशन चल रही थी, मार्क्सिज्म रिवोल्यूशन यूएस के अंदर, जिससे ये काफ़ी जो थे मोटिवेट हुए, प्रभावित हुए. और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आचार्य विनोबा भावे की मूवमेंट सर्वोदय में. ठीक है, सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल. तो आचार्य विनोबा भावे की जो मूवमेंट थी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ी थी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर, जो थी भूदान. भूदान मीन्स डोनेशन ऑफ लैंड. ओके, तो एक तरीके से जो रिच पीपल थे उनसे ज़मीन लेकर ये डोनेट करते थे पुअर पीपल को, ताकि इनको लगता था कि इस तरीके से सोसाइटी के अंदर थोड़ी इक्वलिटी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा रिच और पुअर के बीच में. फाइन. तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो सीबीएसई ने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया उसको. जयप्रकाश नारायण इज़ नोन फॉर 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस. अपने 3 की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वो जाने जाती हैं. नंबर 1, फाइट अगेंस्ट करप्शन. नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म. अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है ये कम्युनिटेरियन सोशलिज्म. एंड चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन. वो चाहते थे टोटल रेवोल्यूशन करना. तो बेसिकली अपने 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उनको पहचाना जाता था. नंबर 1, फाइट अगेंस्ट करप्शन. करप्शन के अगेंस्ट हमने देखा था ना, वो जब मूवमेंट हुई थी गुजरात एंड बिहार के अंदर, जैसे कि गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बिहार मूवमेंट के अंदर भी करप्शन के अगेंस्ट ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो इन दिस वे वी कैन से दैट फाइट अगेंस्ट करप्शन. ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन. जयप्रकाश नारायण वॉज द फर्स्ट लीडर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ठीक है, हु अंडरटुक ए टायरेड अगेंस्ट करप्शन. तो इन्होंने किसी तरीके से, देखो टायरेड का मतलब होता है एक स्पीच देना, निंदा करना. ठीक है, स्पीच के टाइम पर एक निंदा करना अगेंस्ट करप्शन. काफ़ी स्पीचेस दिए इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार. तो गुजरात एंड बिहार के अंदर जो मूवमेंट हुई थी पर्टिकुलरली उनके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और करप्शन के अगेंस्ट में इन्होंने जो था वो फाइट की थी. ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन. देखिए लोकपाल, ठीक है, लोकनायक उनको कहा गया है. तो अब वो क्या चाहते थे कि एक ऐसा लोकपाल का ऑफिस होना चाहिए अगेंस्ट द करप्शन जहाँ पे हर कोई जा सके. यानी कि जब भी सोसाइटी के अंदर अगर करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे सुनवाई हो. एक ऐसा लोकपाल ऑफिस होना चाहिए. तो जिस जिस जनरेशन ने अब ये जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट नहीं देखा, एक और मूवमेंट जुड़ा था इसी लोकपाल आंदोलन, लोकपाल मूवमेंट जो हुई थी अन्ना हजारे की दिल्ली के अंदर अगेंस्ट करप्शन. तो इनका भी वही एजेंडा था, करप्शन के अगेंस्ट में थी. तो इस जनरेशन ने अन्ना हजारे की मूवमेंट ज़रूर याद होगी जिन्होंने जेपी की मूवमेंट को नहीं देखा था. ओके, तो वो एडवोकेट करते हैं लोकपाल ऑफिस होना चाहिए अगेंस्ट करप्शन. एंड हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म. कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज़ इंडिया
एज ए सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज़। ओके, एनकम्पासिंग का मतलब होता है सराउंडिंग थ्री की लेयर्स। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की। देखिए, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म मीन्स कि जो हमारा इक्वलिटी है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, सारे रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो एंड दे शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो ये जो सोशलिज्म है ना, ये कम्युनिटी पर बेस्ड ऑन होना चाहिए, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए। तो छोटी छोटी हमारे में सोसाइटी हैं, कम्युनिटी हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए सोशलिज्म की। और वो की जो की लेयर्स है कौन सी कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, यानी कि कम्युनिटी से रीजन तक, रीजन से राष्ट्र तक ये फैलना चाहिए। कि शुरुआत इसकी जो है बिल्कुल निचले तबके से होनी चाहिए, ताकि लोगों को ग्रास रूट लेवल तक उनको सारी फैसिलिटी दिलवाई जा सके, उनको समझा जा सके, और उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखा जा सके। कम्युनिटी को रीजन के साथ जोड़ना और रीजन को फिर राष्ट्र के साथ जोड़ना, ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। ठीक है, तो तभी ये ट्रू फेडरेशन का एग्जाम्पल सेट हो सकता है। जो हमारा ट्रू सेंस में फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म को तभी प्रैक्टिस किया जा सकता है, डिवीज़न ऑफ पावर तभी आ सकता है प्रॉपर तरीके से, तब इन तीनों चीज़ों को हम कंबाइंड कर देंगे इकट्ठा, कम्युनिटी को, रीजन को एंड राष्ट्र को। मीन्स कम्युनिटी का कनेक्शन रीजन के साथ, रीजन पर्टिकुलर रीजन का कनेक्शन होना चाहिए राष्ट्र के साथ। तो जो तीनों इकट्ठे मिलकर बनाएंगे फेडरलिज्म, द फॉर्म ऑफ फेडरेशन, ट्रू फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगी ये तीनों चीज़ें मिलके। सो दैट वाज द कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, कि कम्युनिटी एक छोटे विलेज लेवल से, कम्युनिटी लेवल से डेवलपमेंट शुरू होना चाहिए, वहाँ से सोशलिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, अब आगे वो कहते हैं कि दैट बेस्ड ऑन द अबो प्रिंसिपल्स जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। भाई पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इंडिविजुअल का, सोसाइटी का एंड स्टेट का, तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन। और वो कैसे होगा? टोटल रिवोल्यूशन होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इंडिविजुअल में भी, सोसाइटी में भी एंड स्टेट में भी। और दैट ही कॉल्ड द टोटल रिवोल्यूशन, तभी हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से रिवोल्यूशन आ जाएगी। ही कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन सो टू encompass moral, cultural, economic, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि 6 एरियाज़ में वर्क करने की ज़रूरत है टोटल रेवोल्यूशन को लाने के लिए। वो 6 एरिया कौन से हैं? कि मोरली हमें स्ट्रोंग होना चाहिए, यानी कि हम मोरली बिल्कुल भी करप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे की वैल्यू रखनी है और मोरली हमें स्ट्रोंग बनना है, क्योंकि मोरल, अगर हम मोरल नहीं हैं, हमारे अंदर मोरल वैल्यू नहीं है, तो हम किसी भी इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। सेकंड वन कि कल्चरली हमें क्या करना है? कि रिवाइव करना है अपने कल्चर को, रिवाइव द प्राइड ऑफ आवर ओन कल्चर। जो हमारा अपना कल्चर है, अपना रिच कल्चर है, उसको रिवाइव रखना है। ठीक है, उसको रिवाइव करने के लिए हमें एफर्ट करनी है। द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप ना हो रिच एंड पुअर के बीच में। तो एक तरीके से इक्वालिटी फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। देन पॉलिटिकल में आता है राइट टू रिकॉल एंड ऑल द पॉलिटिकल राइट्स एंड द फ्रीडम्स। राइट टू रिकॉल अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इसी के नेक्स्ट लाइन में कि राइट टू रिकॉल है क्या। और उसके बाद वो कहते हैं कि एजुकेशनल में वो क्या बात करते हैं कि मॉरल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सेल्फ सफिशेंसी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एजुकेशन ऐसी हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि नाम नाम की एजुकेशन हो। एजुकेशन का मतलब होता है कि मॉरली हम स्ट्रोंग हो, मॉरली हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ आएँ, इकोनॉमिकली हम स्ट्रोंग बने और हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, साथ के साथ हमारी सेल्फ सफिशेंसी आनी चाहिए। हम सेल्फ सफिशेंट बनेंगे तभी उस एजुकेशन का फ़ायदा है। एंड इकोलॉजिकल, और एक तरीके से हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है, यानी कि रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं कि किसी रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इन 6 एरियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, तभी टोटल रेवोल्यूशन आएगी, यानी कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, स्टेट का, इन 6 की एरियाज़ पे। मॉरली उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कल्चरली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली एंड इकोलॉजिकल। जब इन 6 एरिया के ऊपर वर्क हो जाएगा तो तभी टोटल रेवोल्यूशन आएगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके,
अब आगे कहते हैं वो कि ट्रांसफॉर्मेशन हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू रिकॉल। अब व्हाट इज़ दिस राइट टू रिकॉल? अब ये राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है कि जिस भी जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एजेंडा इलेक्शन के टाइम पर वो कुछ मैनिफेस्टो रखते हैं, कुछ एजेंडा हमारे सामने रखते हैं कि भाई हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये काम करके दिखाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करते, अपने प्रोमिसेस को वो याद नहीं करते। तो हम कॉमन पीपल के पास ये राइट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल, कि उनको याद दिलाएं कि आपने अपना क्या मैनिफेस्टो रखा था, क्या अपना एजेंडा रखा था, इलेक्शंस के टाइम पर आपने क्या प्रोमिसेस किए थे। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो 5 साल के बाद ही हमारे दरवाजे पे आते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद 5 साल तक हमें भूल जाते हैं। तो कॉमन सिटीजन के पास ये राइट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल, कि उनको याद दिलाएं। और उनको याद दिलाने के बाद भी अगर वो अपने काम, अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं करते, तो उस टाइम पे कॉमन सिटीजन के पास ये राइट होना चाहिए कि उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सके। सो दैट इज़ कॉल्ड द राइट टू रिकॉल। ओके, द इम्पोर्टेंस, इसी को उन्होंने बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समिति, यानी कि जो विलेज है, मोहल्ला है, समिति है, इन्हें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से निचले तबके से काम शुरू होना चाहिए, विलेज लेवल से, मोहल्ला लेवल से, समिति लेवल से, तभी हमारी पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर ए क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अब उन्होंने कहा है कि जो ये ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग मीन्स द हायर अथॉरिटी, एंड ही सेड द करप्शन जो है वो हमेशा अपर टू डाउन आता है। सबसे पहले ऊपर के लोगों में करप्शन आता है। जब ऊपर के लोग, हायर अथॉरिटीज़ जब करप्शन करती हैं, तो जो लोअर लेवल के जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो पीपल हैं वो करप्शन में पार्टिसिपेशन करती हैं। तो जो करप्शन है ना वो अपर लेवल पे ख़त्म होना चाहिए। ओके, तो उनको बोला है, उनको कॉल किया है ऊपर के लोगों को, हायर अथॉरिटी को, टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो इस जो पॉलिटिकल स्ट्रगल इसको ज्वाइन करो और पॉलिटिक्स को बिल्कुल क्लीन करो, कंट्री को क्लीन करो, करप्शन को क्लीन करो। फाइन। अब लास्ट में अपने एसेंस में वो कहते हैं कि एक तरीके से जो मैन है ना, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि रिवोल्व अराउंड मैन, द होल सोसाइटी इज़ रिवोल्व अराउंड द मैन। मैन के चारों तरफ ही जो है वो सोसाइटी मूव करती है। हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो एक मेन सोर्स है, मैन ही मेन सोर्स है भारत को, इंडिया को चेंज करने के लिए, भारत को चेंज करने के लिए। और पूरी सोसाइटी जो है वो मैन के चारों तरफ ही घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड द मैन, एंड ही कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। और उसी के पास वो पावर है इंडिया को पूरा का पूरा चेंज करने की। मैन इज़ द मेन सोर्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। ओके, राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। प्रोपोनेंट मीन्स कि वो सोशलिज्म को एडवोकेट करते थे भारत के अंदर, बट द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म, वो सोशलिज्म नहीं जो कि यूएसएसआर में हमने देखा था कि द रिसोर्सेज विल बी इक्वली डिवाइडेड एंड स्टेट विल कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज। ओके, तो उनका जो सोशलिज्म था ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म था। ही चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो प्रमोट करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। अब ये समझना है आपको कि क्या है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट द सोशलिज्म दैट वी हैव स्टडीड इन द यूएसएसआर सोशलिज्म। यूएसएसआर में चेंज आना था थ्रू रिवोल्यूशन से, लेकिन यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं चेंज थ्रू डेमोक्रेसी, कि चेंज आना चाहिए डेमोक्रेसी से। दैट इज़ वाई ही प्रमोटेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, वाइल एसोसिएटिंग हिज सोशलिज्म विथ डेमोक्रेसी। अब लोहिया कंसिडर करते हैं बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इररेलेवेंट, ओके, फॉर इंडियन सोसाइटी। भाई ये दोनों के दोनों जो है, कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिज्म यूएसए का एंड सोशलिज्म यूएसएसआर का, दोनों के दोनों इररेलेवेंट हैं इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। ये इंडियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठती दोनों चीज़ें। हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव। अब दो ऑब्जेक्टिव हैं उनके, प्रिंसिपल थे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि चेंज थ्रू डेमोक्रेसी, कि चेंज आए सोसाइटी में थ्रू द डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों के पास सारे के सारे राइट्स हों और बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी की जाएं और उसके थ्रू कुछ चेंजेस आएँ।
अब ये दो ऑब्जेक्टिव है इनके सोशलिज्म के, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के, जिनको वो प्रमोट करते हैं। पहला क्या है, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर क्या है कि सब पीपल को मिलना चाहिए फूड एंड हाउसिंग। ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ द पीपल है, फूड एंड हाउसिंग एटलीस्ट हर एक पीपल को मिलना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम आनी चाहिए, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट हो और हमारे पास अपनी सारी फ्रीडम हो, हमारे सारे फंडामेंटल राइट हो। तो दो उनके ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में था फूड एंड हाउसिंग हर एक को मिलना चाहिए, और नॉन इकोनॉमिक में क्या है कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम होनी चाहिए। ओके, अब लोहिया एडवोकेट करते हैं चौभुज राजनीति। देखो, चौभुज राजनीति यानी कि 4 पिलर पॉलिटिक्स, जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चौभुज राजनीति को प्रमोट किया है उन्होंने, विच हैज़ 4 पिलर इन विच ही ओपाइंस। वो सजेस्ट करते हैं 4 पिलर्स ऑफ द पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म, कि पॉलिटिक्स और सोशलिज्म के 4 पिलर होने चाहिए। 4 पिलर कौन से हैं? सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। देखिए, वही वाली बात आ गई जो हमने जयप्रकाश नारायण के में पढ़ी थी, वही कि एक पर्टिकुलर ग्रास रूट लेवल की बारे में जो नॉलेज हो सकती है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में मॉनिटर है, आपकी क्लास का मॉनिटर आपकी क्लास के बारे में अच्छे से जानता है, उसको पता है कि अपनी क्लास में कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन बाहर किसी दूसरी क्लास के मॉनिटर को अगर आपकी क्लास में खड़ा कर दिया जाए तो वो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा कैसे डिसिप्लिन में रहेगा, जबकि आपकी क्लास के प्रीफेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पता है। इन द सेम वे, अगर हम किसी सेंटर लेवल के ऊपर किसी कोई पर्टिकुलर अगर इंसान है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई लीडर है, वो हमारे पर्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएगा जितना कि हमारे रीजन में जो इंसान है वो हमारे रीजन के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोच पाएगा। समझ में आया? तो इन दिस वे वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, विलेज से भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से भी, रीजन से भी, सेंटर से भी। तो इनको लिंक्ड कर दिया जाए, ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर। इन चारों को अगर लिंक बना दिया जाए, विलेज को डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट को रीजन से, रीजन को सेंटर से, तो एक लिंक बना दिया जाए, तो तभी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है। ओके, उसके बाद वो देते हैं एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर जोर देते हैं। व्हाट इज दिस एफर्मेटिव एक्शन? एफर्मेटिव एक्शन मीन्स दैट स्पेशल पॉलिसीज कैन बी मेड that lead to the upliftment of the downtrodden people, the scheduled caste and the scheduled tribe। इस तरह की स्पेशल पॉलिसीज बनाना जो अपलिफ्टमेंट कर सके डाउन ट्रोडन पीपल का। ओके, तो यहाँ पे अब वो अफर्मेटिव एक्शन पे जोर देते हैं और वो कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन शुड नॉट ओनली बी द डाउन ट्रोडन पीपल बट ऑल्सो फॉर द वीमेन एंड द नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब वो कहते हैं विमेन के लिए भी होना चाहिए, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए भी होना चाहिए अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि रिजर्वेशन जो होती है, स्पेशल पॉलिसीज़ जो होती हैं, क्योंकि विमेन को भी हर डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब इनको भी क्या देना चाहिए, इनके साथ भी अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, इनको भी स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए। किस चीज़ का? रिजर्वेशन का स्पेशल बेनिफिट इन पीपल को भी मिलना चाहिए। ओके, अब आगे वो कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय कि जो ये अफर्मेटिव एक्शन है ना, दैट शुड बी बेस्ड ऑन, ये जो जितना भी इनका जो मेथड है वो उनको उन्होंने क्या कहा है, चौभुज राजनीति यानी कि 4 पिलर पॉलिटिक्स बोला है इन्होंने। एंड बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द चौभुज राजनीति, लोहिया सपोर्टेड ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म। अब उन्होंने सपोर्ट किया है पार्टी ऑफ सोशलिज्म होनी चाहिए एज एन अटैम्प्ट ऑफ मीनिंग मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, अब उन्होंने एक आइडिया दिया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबको मर्ज करके, सबकी मर्जिंग में एक नई पार्टी बनानी चाहिए, एंड द नेम ऑफ द न्यू पार्टी शुड बी पार्टी ऑफ सोशलिज्म। वो पार्टी ऑफ सोशलिज्म होनी चाहिए, एंड दैट पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल। और इस पार्टी के जो है 3 सिंबल्स होंगे। 3 सिंबल कौन से होंगे? स्पेड होगा, ठीक है, दूसरा वोट होगा, तीसरा प्रिजन होगा।
स्पेड का मतलब होता है प्रिपेयर्ड टू मेक एफर्ट, यानी कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, सेकंड वन इज वोट। वोट मीन्स द पावर ऑफ वोटिंग, पावर ऑफ द पर्सनस। वोट में पर्सन की पावर है, पीपल की पावर है, तो हर एक के पास पावर ऑफ वोट होनी चाहिए, हर एक को एफर्ट करते रहना चाहिए। एंड प्रीजन, प्रीजन मीन्स दैट मेक सेक्रीफाइसेस, कि हमें हमेशा सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये तीन उनके जो है सिंबल हैं उनकी पार्टी के, जो वो कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते थे मर्ज करके एक पार्टी बना देनी चाहिए, दैट शुड बी पार्टी ऑफ सोशलिज्म। और जो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके होने चाहिए, थ्री सिंबल होने चाहिए, स्पेड, वोट एंड प्रीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट राम मनोहर लोहिया। सो नेक्स्ट वन इज दीनदयाल उपाध्याय। ओके, दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब इसमें हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को। बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो बिलोंग करते थे आरएसएस को भी से भी बिलोंग करते हैं, और बीजेएस से भी बिलोंग करते हैं, बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं। अब व्हाट इज़ दिस आरएसएस, बीजेएस एंड द बीजेपी? स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी आरएसएस की। आरएसएस को हम की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, कि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और यहीं से आरएसएस से एक फैक्शन निकला था, एक पॉलिटिकल फैक्शन, जिन्होंने अपना जो बनाया था वो था भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था अलग होकर आरएसएस की, यानी कि बीजेएस, भारतीय जनसंघ की जो पेरेंट पार्टी है वो है आरएसएस। आरएसएस वॉज एन प्रेशर ग्रुप, एन ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट हिंदू महासभा भी हम इसको बोलते थे आरएसएस को। तो ये है इसकी पेरेंट पार्टी। और जो भारतीय जनसंघ है उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1951 में बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी फॉर्मेशन की थी, यानी कि जो भी इसके अंदर आरएसएस के अंदर एक पॉलिटिकल फैक्शन था ना, वो अलग हो गया था। उसके बाद बन गया था हमारा भारतीय जनसंघ। 1980 में जाकर बनी थी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से ही। तो जो भारतीय जनसंघ है ना, वो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड ऑन है। ठीक है, जो प्रमोट करते थे इंडियन एंशिएंट कल्चर, इंडियन वैल्यूज़। ओके, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मैं आपको बताऊंगी अभी आगे डिटेल में क्या है ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो बीजेपी की पेरेंट पार्टी थी बीजेएस, एंड बीजेएस की पेरेंट पार्टी थी आरएसएस। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो जो बीजेपी है, बीजेपी की पेरेंट पार्टी आरएसएस ही हम इसको मानेंगे, क्योंकि यहीं से इसका विकास हुआ है, और यहीं से दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड ऑन है। एक तरीके से बीजेपी के मेंटर रही हैं वो, और अभी 25 सितंबर को जो थी उनको श्रद्धांजलि भी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आपने देखा हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय थे ना, वॉज एन फिलोसोफर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। एक तरीके से वो मिक्सचर थे इन सब चीज़ों का, ऑल राउंडर थे। फिलोसोफर भी थे, सोशलिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, एंड द पॉलिटिशियन एज वेल। The philosophy presented by him is called the integral humanism. That is very much important part of this ideology. उन्होंने जो फिलोसॉफी प्रेजेंट करी थी ना, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अभी थोड़ा सा समझ लो, बाकी जैसे जैसे कंटेंट चलता जाएगा आपको डीपली समझ में आता चला जाएगा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। देखो, उनकी जो आइडियोलॉजी थी ना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का अगर बेसिक सा मतलब देखा जाए ना, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ घूमती हैं, तो उसी से रिलेटेड है। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी अंत्योदया। अंत्योदया का मतलब है कि जो लास्ट ह्यूमन बीइंग है ना, शुड प्रोवाइडेड ऑल द स्कीम्स, कि जो लाइन में लास्ट में खड़ा है ना, जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उस तक पहुंचनी चाहिए। देखो, सेम ही चीज़ आ जाती है, यानी कि बिल्कुल विलेज लेवल तक, कम्युनिटी बेस तक, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म अभी हमने पढ़ा था ना जयप्रकाश नारायण वाले में। तो यही ऐसा कुछ ये चाहते थे कि पूरी तरीके से अंत्योदय योजना बने, यानी कि जो लाइन में लास्ट ह्यूमन बीइंग है उस तक भी, जो सबसे नीचे तबके का इंसान है उस तक भी गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड द वेलफेयर प्रोग्राम वहाँ तक भी पहुँचे, ऐसा ये चाहते थे। विच वॉज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एंड इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल। देखिए, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, कि भाई वो बेकार मानते थे, कैपिटलिस्ट को भी बेकार मानते थे, और साथ के साथ मानते थे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को भी सूट, वो कहते थे सूट नहीं करती है इंडियन इकोनॉमी को, कि हमारी अपनी सोशियो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, हम क्यों किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करें। ओके,
तो वो अपनी स्वदेशी इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल पर उन्होंने स्ट्रेस दिया, इन विच ह्यूमन बींग रिमेन इन द सेंटर, जहाँ पे ह्यूमन बींग जो है डेवलपमेंट का सेंटर है, एंड वी कैन से दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ह्यूमन बींग, ओके। एंड द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज़ टू एंश्योर डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, यानी कि रिस्पेक्टेड लाइफ होनी चाहिए उसकी, उसको बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए सोसाइटी में, फॉर एवरी ह्यूमन बींग, हर एक ह्यूमन बींग की, हर एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब है कि सबको, हर एक इंसान को अपनी डिग्निफाइड लाइफ जो है वो मिलनी चाहिए, वाइल बैलेंसिंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, लेकिन एक बैलेंस करते हुए, ह्यूमन बींग की नीड और सोसाइटी को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं करना हमें कि हम अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, एक ह्यूमन बींग अपनी इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए दूसरों की चीज़ें छीन ले, यानी कि सोसाइटी के साथ एक पर्टिकुलर बैलेंस बना के हमें रखना है, बैलेंसिंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, किस और दूसरों का भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, चीज़ों का, इस तरह की चीज़ों पे हमें जो है वो बैलेंस बना के रखना है। इट सपोर्ट सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू ऑल नो दैट जो है रिसोर्सेज होनी चाहिए without damaging the environment, we should take place the resources without damaging the environment and the natural resources so that those resources can be replenished। तो इस तरीके से जो उनको रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिन रिसोर्सेज को, उनका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कब, किस टाइम पर उन्होंने स्ट्रेस दिया था, कब, जब कितनी ज़्यादा हमें लग भी नहीं रहा था कि हमें इतनी ज़्यादा आने वाले टाइम पर ज़रूरत पड़ जाएगी, कि रिसोर्सेज को हमें आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को हम आज ही ख़त्म कर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अब आगे उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमनिज़्म है ना वो इन्हेंस करता है, ह्यूमनिज़्म इन्हेंस करता है नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक एंड द सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। अगर ह्यूमनिज़्म को अगर प्रमोट करना है, ठीक है, तो हमें स्ट्रेस डालना चाहिए, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलनी चाहिए पूरी तरीके से, हमें सोशल डेमोक्रेसी भी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट भी होने चाहिए, तभी हम इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की थ्योरी को, तभी हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं जब हमारे पास ये सभी तरीके की फ्रीडम होंगी। तो इन सब फ्रीडम पर उन्होंने स्ट्रेस डाला है, और उनकी जो फिलोसॉफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 3 प्रिंसिपल आपको अच्छे से करनी है जो कि उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की थ्योरी का पार्ट है। अब वो 3 प्रिंसिपल क्या है? प्राइमेसी ऑफ होल, नो पार्ट। अब यहाँ पे बताया है कि प्राइमेसी ऑफ होल का मतलब है कि हमें सभी के बारे में सोचना है, अपना स्वार्थ भूलकर, सेल्फिशनेस को भूल जाना है, और हमें सभी के हित के बारे में सोचना है, ठीक है। सेकंड वन, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म का पार्ट है, इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की आइडियोलॉजी थ्योरी, कि हमें अपना स्वार्थ भूलकर, अपने बारे में भूलकर, हमें सभी के बारे में, सभी को साथ लेकर चलना है और सभी के बारे में सोचना है। देन सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, धर्म क्या है? सुप्रीम है, ओके। तो वी शुड परफॉर्म आर ड्यूटी वेल अकॉर्डिंग टू द धर्म, हमें बस अपना काम सही तरीके से करना है, धर्म के अनुसार चलना है। देखो पुराने टाइम पर हम कहते थे ना कि धर्म के अकॉर्डिंग ये काम किया, भाई धर्म से ये काम किया, यानी कि जो भी आइडियोलॉजी रिलीजन, क्योंकि हर रिलीजन एक अच्छी आइडियोलॉजी देता है, ठीक है, तो जो आइडियोलॉजी हमारे धर्म में है उस आइडियोलॉजी को हमें फॉलो करना है, ठीक है, और हमें उस पर चलना है एक तरीके से। हमें अपनी, इसका रियल मीनिंग क्या है कि हमें अपनी जो ड्यूटीज़ है ना वो अच्छे से परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द धर्म। तो सुप्रीमेसी ऑफ धर्म होनी चाहिए, एंड ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, यानी कि ऑल पावर, सोसाइटी हैव ऑल द पावर, सोसाइटी के पास पूरी पावर होनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की, डिसीजन मेकिंग पावर। तो अगर हम सबके बारे में सोचेंगे अपना स्वार्थ भूल के, हम अपने धर्म पे चलेंगे, वी विल परफॉर्म आर ड्यूटी वेल, तो ऑटोनॉमी सोसाइटी के पास अपने आप ही आ जाएगी, ओके। तो ये 3 प्रिंसिपल आपको अच्छे से रट लेनी है बिल्कुल, कि उनके 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। उनकी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की थ्योरी थी दीनदयाल उपाध्याय की, उनके 3 जो प्रिंसिपल थे वो किस 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑन थी, ओके। अब आगे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि दीनदयाल उपाध्याय ओपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, इन दोनों को ही ओपोज करती हैं। वो कहते हैं दोनों बेकार की चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू द दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी
ओनली कंसिडर द नीड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, वो एक तरीके से ह्यूमन बॉडी की और ह्यूमन माइंड की नीड को ही पूरा करती है। यानी कि जो हमें सर्वाइव करने के लिए, जो हमें जीने के लिए जो मनी चाहिए, जो पैसा चाहिए, एक तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर ही जोर देती हैं, उन्हीं चीज़ों पे जोर देती हैं। सो दे आर बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक पर्पस ओनली, वेयर एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। जबकि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हमारा मोरल डेवलपमेंट नहीं है, हमारी सोल जो है वो प्योर नहीं है, ह्यूमन बीइंग प्योर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आइडियोलॉजी हैं, ये तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिमांड के पर्पस को ही सोल्व करती हैं। ओके, एक तरीके से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को तो फुलफ़िल नहीं करती ये चीज़ें। तो अगर हमें क्या करना है, तो अगर हमें अच्छे से अपना पूरा डेवलपमेंट अगर चाहिए, तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अब वो क्या कहते हैं, बेसिंग हिज फिलोसॉफी ऑन द इंटीग्रल कॉन्शियस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिट्टी। उसको चिट्टी बोल रहा है। देखो, चिट्टी का वैसे मतलब होता है हमारा कि एक तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, सो वही जो है आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर हमारा ह्यूमन जो प्योर है, हमारे सोल, प्योरिटी ऑफ सोल है, ठीक है, प्योर ह्यूमन है, हमारी जो इनर कॉन्शियस है वो प्योर है, हमारा मोरल जो है वो मजबूत है, मोरल वैल्यूज़ हमारे अंदर हैं, तो ही उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग करेंगे, तभी हमारा जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है। सो इन दिस वे दीन दयाल उपाध्याय जो है वो फोर्स करते हैं कि क्लासलेस, कास्टलेस एंड द कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम, कि हमारी सोसाइटी में कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, क्रीड नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से हमें सबकी भलाई के बारे में सोचना है ना, प्रीमेसी ऑफ होल नो पार्ट। तो अगर हम सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म को मानेंगे, अपनी आइडियोलॉजी, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम हमारा होना चाहिए। ठीक है, हमें बिल्कुल आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। Okay, so that's all about today's lecture. In this part we have covered the 3 new added topic, and in next part we will discuss the one more new added topic, that is the democratic upsurgence. Fine. So thank you for being with me.